हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। आज का ये सेशन या आज के आगे वाले जितने भी सेशंस होंगे, मैं आप लोगों को थॉरली हर एक टॉपिक फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द मैक्सिमम, मतलब ज़ीरो से लेकर अप टू आईआईटी और एडवांस और किसी भी लेवल तक आप सभी क्वेश्चन कर जाओ, इस लेवल तक सारी थियोरी विद न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। तो हर एक सेशन को एकदम ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो। हम लोग अपना ये पूरा 11th क्लास के टॉपिक्स वाला जो सेशन है, हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और 11th क्लास के सभी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे वन बाय वन। और अगर आप लोग कमेंट्स में कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से, वेक्टर्स से। तो देखो, वेक्टर्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक मैथ्स का टॉपिक है। हम लोग फिज़िक्स में इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई बार कई सारे क्वेश्चंस जो हम लोग करते हैं फिज़िक्स में, वो मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। तो वैसे ही मैथ्स का एक सेक्शन होता है वेक्टर्स, जिसको हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे या जितना हम लोग फिज़िक्स में यूज़ करना चाहें उस लेवल पे यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हमारा रेफरेंस सिस्टम होता है, जहाँ पे ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ बेसिकली आर रेफरेंस सिस्टम। अब रेफरेंस सिस्टम क्या होगा? रेफरेंस सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ से कोई ऑब्जर्वर, फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर इज observing motion or position of different objects। ठीक है, ऐसी जगह से हम ऐसे सिस्टम को रेफरेंस सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे हर रेफरेंस सिस्टम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और ऑब्जर्वर की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट कहलाती है। तो रेफरेंस पॉइंट इज फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर इज taking its observations। ठीक है, ऐसी पोजीशन जहाँ से ऑब्जर्वर सारी ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और हमेशा ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, दिस इज ओरिजिन। तो एक तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वही हमारा रेफरेंस सिस्टम है और ऑब्जर्वर की पोजीशन ओरिजिन है। और ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन से अलग अलग चीज़ों की दूरियां नापेगा, डिस्टेंसेस देखेगा, अपनी पोजीशन से वो खड़ा होकर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करेगा। तो वो सारी पोजीशन जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होकर ऑब्जर्वेशंस लेता है, वो हम लोग अपना ओरिजिन ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स जैसे मैंने दिखाए हैं। लेट अस सपोज दिस P इज़ पोजीशन ऑफ कार A। ये कार A की पोजीशन है, दिस इज़ पोजीशन ऑफ कार B। और ये ओरिजिन हमारा ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर से कार A की पोजीशन है 5,3 पे, कार B की पोजीशन है -3,4 पे। तो ये एक तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। हर वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हमें एक फिक्स्ड पोजीशन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग पोजीशंस देखनी होती है। तो वो इस तरह से देखी जाती है, एकदम बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ हो गई है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि हाउ वी कैन डिफ़ाइन टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, वन इज़ वेक्टर, अदर इज़ स्केलर। तो पहले अगर हम स्केलर को डिफ़ाइन करें तो ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी होती है जिसको मेजर करके
एक्सप्लेन करने के लिए, उसको कम्प्लीटली उसके बारे में किसी को बताने के लिए हमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स. जैसे मान लेते हैं कि इस बकेट में 5 kg एप्पल्स हैं, तो इट इज़ सफिशेंट. मतलब मुझे पता है कि 5 kg एप्पल्स की क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी. अब मुझे ये कहाँ रखे हैं, किस डायरेक्शन में रखे हैं, ये अगर बताया जाए तो इससे जो परसेप्शन है कि भाई एप्पल कितने होंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर 5 kg एप्पल नॉर्थ में रखे हों या 5 kg एप्पल साउथ में रखे हों, देयर इज़ नो डिफरेंस. अब बेसिक थिंग इज़ कि एप्पल की क्वांटिटी क्या है. ऐसे ही बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, लाइक टाइम, मास, लेंथ. ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. तो एग्जांपल्स हैं टाइम, मास, लेंथ. ऐसी सारी चीज़ें जिनमें डायरेक्शन की को बताना ज़रूरी ना हो, या डायरेक्शन से उस फिज़िकल क्वांटिटी के कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसको हम स्केलर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ वेक्टर्स, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन सिस्टम. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो इसमें दिया है, ये एक विंड वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए काम लिया जाता है. अब इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा विंड का वेलोसिटी होगा, ये उतनी ही हायर स्पीड पे घूमेगा, है ना. तो इसके घूमने की रेट से हमें विंड वेलोसिटी मिलेगी. और ये जो पॉइंटर है ना, दिस शोज डायरेक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी. तो हमें वेलोसिटी में उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, है ना. अब मैं अगर विंड वेलोसिटी को विदाउट डायरेक्शन बताऊं तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस, क्योंकि विंड इतनी स्पीड से चल रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि विंड के कई सारे इफ़ेक्ट्स, कई सारे यूजेस हैं, जैसे विंड मिल्स एंड ऑल. उन सब में विंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली वी हैव मैनी अदर वेक्टर क्वांटिटीज़. वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये सारी क्वांटिटीज़ को अगर हम विदाउट डायरेक्शन बताएंगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. हमें हमेशा डायरेक्शन बताना होता है. और स्पेशली इन स्कूल एग्ज़ाम्स, इफ़ वी आर गिविंग एनी आंसर ऑफ फोर्स, जैसे 10 न्यूटन फोर्स, अगर हमने उसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया, अगर हमने आंसर में डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, तो टीचर हैज़ राइट कि वो आपके मार्क्स कट कर सकते हैं. क्योंकि विदाउट डायरेक्शन एवरी वेक्टर क्वांटिटी इज़ इररेलेवेंट. मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है. जैसे 10 न्यूटन फोर्स मैंने एक बॉक्स पे लगाया, तो वो बॉक्स किस डायरेक्शन में चलेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ, एक बॉक्स ग्राउंड पे रखा है. इफ़ आई अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स ऑन द बॉक्स इन दिस डायरेक्शन, तो लेट अस सपोज इट्स मास इज़ 2 kg. तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी F/m, दैट इज़ 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब सिमिलरली अगर यही एक हमें इस तरीके से दिया जाता कि 10 न्यूटन फोर्स मैंने इस पे, मास सेम है, 2 kg है, अब ऐसे लगा दिया, तो क्या ये अभी भी उतना ही एक्सेलरेट करेगा जितना ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था? तो आंसर होगा नो. अब तो हमने इसको पुश कर दिया, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन हो गया 0. तो देख लो, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ना बताई जाए तो हम नहीं बता सकते कि फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होगा. तो इफ़ेक्ट जानने के लिए, किसी फिज़िकल क्वांटिटी के सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये ज़रूरी मानेंगे कि यार उसका डायरेक्शन क्या है.
तो विद डायरेक्शन वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को ग्राफिकली ऑन पेपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वेक्टर इज़ मेड अप ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। ये दोनों चीज़ें एक वेक्टर के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए हम उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल मानते हैं उसे रिप्रेजेंटेशन में। मैग्नीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड direction is given by its arrowhead। by arrowhead। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्शन के साथ साथ एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर का जो पार्ट यहाँ पीछे है उसको हम टेल ऑफ वेक्टर बोलेंगे। जहाँ पे एरो हेड होगा वो हेड ऑफ वेक्टर होगा, और लेंथ इसका मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे हम इसको ऐसा मान सकते हैं, फॉर अ स्केल ऑफ लेट्स से ये फोर्स है तो 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ऐसा हम अप्रॉक्स कोई भी स्केल मान सकते हैं ना। फॉर से ये हमारे पास मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर लेंथ की या 6 सेंटीमीटर लेंथ की कोई लाइन है, तो ये 12 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी। सॉरी 6 सेंटीमीटर है, तो if let's say its length is 6 centimeter, then it means force is 30 न्यूटन, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। डायरेक्शन इज टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है कि वेक्टर्स की इक्वलिटी क्या होती है। तो वेक्टर्स की इक्वलिटी के लिए, वेक्टर्स को इक्वल बनाने के लिए हमें दो चीज़ों को इक्वल करना पड़ेगा। इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, ये F इज़ इक्वल्स टू 10 न्यूटन और ये भी F इज़ इक्वल्स टू 10 न्यूटन। इसको F2 और इसको F1 बोलेंगे। तो हियर F1 वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर, ये दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। But we can say the magnitude of two vectors is same. Magnitude of F1 is equals to magnitude of F2, ये सेम है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की होती है हमेशा कि वेक्टर्स को इक्वल करना है तो हमें उसकी डायरेक्शंस को भी इक्वल करना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इक्वल वेक्टर्स। एक दो रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए अगर, तो देखो कोई भी वेक्टर को, जैसे मैं लिखूं वेक्टर ए, तो इसका मतलब होता है इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जा सकता है। एरो का मतलब कभी भी डायरेक्शन से नहीं होता है, दिस एरो इज़ रिप्रेजेंटेशन। जैसे 10 न्यूटन फोर्स मीन्स वी कैन राइट एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, और जो भी इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट, जो भी डायरेक्शन होगी वो इधर मेंशन करनी पड़ेगी, है ना। विदाउट डायरेक्शन कोई वेक्टर नहीं लिखना है। तो ये जो एरो हेड है ना, ये जो एरो हम ऊपर बनाते हैं, ये हमेशा ऐसे राइट साइड में एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी वेक्टर हो।
है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं इसको लिखूं, ये वेक्टर ए है, देखो ऊपर की साइड है वेक्टर का डायरेक्शन, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग एरो टूवर्ड्स राइट, है ना। ये वेक्टर बी है, इसका भी मैं एरो राइट में ही बनाऊंगा। ये वेक्टर सी है, एकदम रेंडम डायरेक्शन में है, फिर भी मैं एरो ऐसे बनाऊंगा। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे एरो बना दी जाए तो वो ये बताता है कि हम किसी वेक्टर पैरामीटर को लिखना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये मान लो नोट 1 हो गया। नोट 2, हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब इतना बड़ा लिखना पड़ा है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर ए बनाओ और उसको 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में रख दो। दिस इज़ नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे फोर्स वेक्टर 10 न्यूटन टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन है, तो मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर इज़ 10 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर विच इज़ 10 न्यूटन। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है, 2 चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेते हैं तो वो वेक्टर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो इट इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन वेक्टर with same magnitude ठीक है। ये ऐसा वेक्टर है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड एकदम सेम है। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ये देखो, ये वेक्टर ए और ये उसका नेगेटिव वेक्टर माइनस है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना है विथ सेम लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई ड्रॉ अ वेक्टर, फोर्स वेक्टर F इज़ 10 न्यूटन, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा ना, दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से। ये है हमारे पास फोर्स वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ये वाला भी 10 न्यूटन। देखो मैग्नीट्यूड मैंने 10 न्यूटन लिखा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर मैं इसको F1 और इसको F2 लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, F1 वेक्टर इज़ नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में ऑपोजिट, ठीक है। इसे नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ कि अगर हमें 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल मेजर करना हो तो हमेशा उन 2 वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करना चाहिए, टेल टू टेल, ठीक है। यहाँ पर टेल टू टेल कनेक्टेड है तो एंगल बिटवीन देम इज, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। यहाँ पे अब आप देख सकते हो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ए और बी को हेड टू टेल कनेक्ट किया गया है। जब भी हेड टू टेल कनेक्ट किया जाता है तो एक्सटीरियर एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, is considered as angle between 2 vectors। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस b वेक्टर को हम यहाँ से इसके टेल पे ले आए,
ऐसे। तो देखो बी वेक्टर को यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा रखा है और ए वेक्टर यहाँ पर है। या फिर हम ए को उठा के आगे ले जाएं, जैसे यहाँ से इसको उठा के आगे ले जाओ, तो ए को उठा के आगे ले जाओगे तो ये ए वेक्टर यहाँ आ गया, बी वेक्टर यहाँ है, इनके बीच का एंगल थीटा। तो कैसे भी कर लो, या तो ये याद रखो कि एक्सटीरियर एंगल मेजर करना है अगर दो वेक्टर्स हेड टू टेल हैं तो, और इंटीरियर एंगल मेजर करना है अगर वो टेल टू टेल हैं तो। ये हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो ज़रा, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो ए और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, तो ए जो है वो एक्स एक्सिस से हम लोग सबको टेल टू टेल कनेक्ट करते जाएंगे। देखो एक्स एक्सिस से ए 30 डिग्री एंगल पे है और एक्स एक्सिस से बी वो नीचे 30 डिग्री एंगल पे। मैंने ए वेक्टर को और बी वेक्टर को ड्रॉ किया, दोनों को टेल टू टेल रखा, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 30 प्लस 30 60 डिग्री ए और बी के बीच का एंगल। अब बी और सी के बीच का एंगल बनाना है। देखो यहीं बनाते हैं। बी इज़ एट 30 डिग्री एंगल, सी इज़ एट 45 डिग्री एंगल। ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये एंगल 30 है, ये एंगल 45 है। तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो ये एंगल हो गया बी एंड सी के बीच का एंगल थीटा, एंड दिस एंगल थीटा विल बी 45 माइनस 30 15 डिग्री। बी और सी के बीच का एंगल आ गया। अब ए और सी के बीच का एंगल बनाना है। देखो ए को तो एक्स एक्सिस से ऊपर 30 डिग्री पे, सी को एक्स एक्सिस से नीचे 45 डिग्री पे। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। ऊपर जो वेक्टर है हमने वो ए रखा है, नीचे वाला वेक्टर हमें जो दिया गया है वो सी दिया गया है। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज दिस वन, थीटा, which is 45 plus 30. 75 डिग्री। तो इस तरह से हमें हमेशा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ड्रॉ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई आज के इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेक्टर्स के बीच का एडिशन और कुछ और बढ़िया चीज़ें सीखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and please like and subscribe the session if you are happy with the questions and all the content. See you all. Thank you.